जनमत हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय झा और लेकर आया हूं अपना खास प्रोग्राम बहस में आज एक बहुत अहम मुद्दा हम उठाने वाले हैं और उसी पर हम चर्चा करेंगे। ये है कि हरियाणा की राजनीति सियासी परिवारों के बाहर क्यों नहीं जाती। हरियाणा में अक्सर ऐसा देख रहे हैं कि जब भी कोई नेता आता है वो अपने परिवार की दुहाई देता है और उसी के नाम पर चुनाव लड़ने की कोशिश करता है, उसी के नाम पर वोट मांगता है। क्या ऐसा शूरवीर हरियाणा के अंदर नहीं है जो इस तिलिस्म को तोड़ सके? इस बात पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं हमारे एडिटर इन चीफ प्रदीप सौरभ जी। प्रदीप जी आपका स्वागत है। शुक्रिया। हमारे इलेक्शन स्पेशलिस्ट अमित मेहता, अमित जी आपका स्वागत है। धन्यवाद। और हमारे साथ हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट जुड़े हैं चंडीगढ़ से सुनील कादियान, रोहतक से दिनेश कौशिक और सोनीपत से ऋषि पांडे। प्रदीप जी आपसे शुरुआत करते हैं। आखिर क्या ऐसा है हरियाणा के अंदर कि परिवारवाद के अंदर राजनीति सिमट कर रह गई है? देखिए, पूरे हिंदुस्तान की अगर सामाजिक ताने बाने और रचना को देखा जाए तो अभी हम सामंती मानसिकता उस फेज से उभरे नहीं हैं। बेशक इस देश में लोकतंत्र हो, लेकिन राजे रजवाड़ी वाली मानसिकता अभी भी हमारे रक्त में बहती। चूंकि भारतवर्ष में औद्योगिकरण नहीं हुआ और औद्योगिकरण नहीं हुआ तो इसी के चलते एक पूंजीवाद भी उस तरह से नहीं विकसित हुआ। खैर, ये तो बहुत दार्शनिक बात होगी, लेकिन अगर हरियाणा के संदर्भ में अगर हम चर्चा करें तो देखेंगे कि देवीलाल परिवार हो गया, हुड्डा परिवार हो गया और क्या कहते हैं भजनलाल परिवार हो गया और बंसीलाल परिवार हो गया, और एक परिवार की और चर्चा करेंगे ये अपना संघ परिवार की। क्योंकि अगर आप देखें तो मनोहर लाल खट्टर जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो अविवाहित हैं, ठीक अपने प्रधानमंत्री की तरह, लेकिन वो भी एक परिवार से आते हैं जिसको हम संघ परिवार कहते हैं। इसलिए वो जो राजनीति है भारतीय जनता पार्टी की, वो भी परिवार से इतर और बाहर नहीं है। तो ये जो यहाँ एक कोई LLB कर रहा है, कोई LLM कर रहा है, कोई MBA पढ़ के आ रहा है और आके राजनीति में लग रहा है। मैं पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में आने का स्वागत करता हूँ, मैं उसका विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन क्या वजह है कि कोई भी साहसी व्यक्ति या दल या NGO अपने को राजनीतिक रूप से रिफॉर्म क्यों नहीं कर पाता है? आखिर इन परिवारों के आगे पीछे क्यों घूमना पड़ता है? ये बहुत अहम सवाल है जी। अब हम सुनील से चंडीगढ़ में जाते हैं, वहां से पूछते हैं। सुनील, ऐसा क्या इसका प्रभाव होता है जो परिवारवाद का? अगर परिवार से कोई कैंडिडेट आता है तो उसको कितना एडवांटेज होता है, कितना उसको फायदा मिलता है? सर देखिए, परिवार से कोई कैंडिडेट आ रहे की एक बड़ी बात मैं बताता हूं कि जो भी नेता लोगों के परिवार से कोई भी अगर कैंडिडेट में चुनाव मैदान में उतरता तो आप उसको एक नेता मत मानिए, बल्कि एक वो पॉलिटिकल सेलिब्रिटी के बीच मतलब पॉलिटिकल सेलिब्रिटी की तरह चुनाव मैदान में उतरता है। उसको एक आम कैंडिडेट की तरह बहुत ज्यादा प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो ऑलरेडी उसके पिता या परिवार के लोगों के द्वारा ऑलरेडी उसको एस्टेब्लिश कर दिया जाता है राजनीति में। तो जब वो चुनाव में उतरता है तो उसका एक अलग ऑरा रहता है दूसरे कैंडिडेट्स के बजाय। हरियाणा को ले लीजिए, हरियाणा के अंबाला लोकसभा सीट से लेकर गुड़गांव, जो मतलब ये हरियाणा के दो अलग अलग कोने जो हैं, इन दोनों सीटों के बीच मतलब इन दोनों गुड़गांव और अंबाला सीट के बीच में जितनी भी लोकसभा सीटें पड़ती है, हर सीट पर किसी न किसी परिवार का या कैंडिडेट आज चुनाव मैदान में है। तो अंबाला में कुमारी शैलजा को ले लीजिए, कुरुक्षेत्र में अर्जुन चौटाला को ले लीजिए, करनाल में कुलदीप शर्मा को ले लीजिए, इसी तरह सोनीपत में भूपेंद्र हुड्डा, रोहतक में दीपेंद्र हुड्डा और गुड़गांव में राव इंद्रजीत। इन तमाम सीटों पर जितने भी दिग्गज कैंडिडेट हैं वो सभी के सभी किसी न किसी परिवार से, राजनीतिक परिवार से, और आज इसीलिए राजनीति में मजबूती से खड़े हैं क्योंकि वो एक पॉलिटिकल सेलिब्रिटी के रूप में उभर पाए हैं। जी धन्यवाद। तो सुनील, आपसे फिर बात करेंगे। अमित जी, मुझे ये बताइए, ये परिवारवाद का हरियाणा में बोलबाला कब से चल रहा है और इसका क्या महत्व है? हरियाणा जब से स्टेट बना तब से ही परिवारवाद का बोलबाला बना। पहले राव परिवार आया, फिर बंसीलाल परिवार, देवीलाल परिवार, भजनलाल परिवार, मतलब ये परिवार बनता गया। अगर कोई इंडिविजुअल कोई बनता भी अपनी पहचान होता है, फिर क्या करता है कि वो अपने फिर आगे अपने बेटे को कोई टिकट दिलवाता है MP MLA का, तो क्या वो भी परिवारवाद को फैलाने का काम कर। तो क्या आपको लगता है प्रोफेशन हो चुका है पॉलिटिक्स हरियाणा के अंदर? राजा जी, एक बार मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि IAS अधिकारी है और वो विजेंद्र जी, और वो उसको छोड़कर जिसके लिए एक बड़ा करियर माना जाता है हमारे देश में, सरकारी नौकरी भी, उससे बड़ा कोई नौकरी नहीं मानी जाती, उसको छोड़ के परिवार की जो राजनीतिक विरासत है उसको बचाने के लिए वो मैदान में चुनाव लड़ रहे हैं इस बार। तो ये इस तरह से जो है कि आप किसी को मौका ही नहीं देना चाहते। जब अपनी थाली में कुछ नहीं होता है तो जो बचा कुचा माल होता है वो दूसरे लोगों तक ये राजनीतिक परिवार बेचते हैं। परिवारवाद का बहुत अच्छा हम देख रहे हैं। अभी जो उदाहरण है वो
सोनीपत में है। सोनीपत में हमारे साथ ऋषि पांडे हैं। ऋषि, ये बताइए, वहां दो परिवार आपस में टकरा रहे हैं, इसका क्या होगा, असर क्या होगा वहां पर, और जनता इसको देखिए, कितना दोनों लाइक कर परिवार रही है? इसलिए आपस जी, यहाँ पर चर्चा सबसे ज्यादा इसी बात की है कि क्या जींद की तरह करिश्मा यहाँ भी दिग्विजय चौटाला दिखा पाएंगे। और यहाँ पर आपको लगता है कि हारेगा। ऋषि, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, हम कोशिश करते हैं आपसे जुड़ने के लिए। हम चलते हैं दिनेश के पास रोहतक में। दिनेश, ये बताइए, रोहतक में भी परिवारवाद है वहां पर, तो वो हुड्डा परिवार वहां पर है, हुड्डा परिवार अब सोनीपत में भी आ गया है, तो ओवरऑल आपको क्या लगता है, परिवारवाद से ही चुनाव क्यों लड़ा जा रहा है? क्या परिवार से बाहर कोई चीज पे जीतने की क्षमता है? बिल्कुल, मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, बीजेपी के पास एक सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है, विपक्ष को परिवारवाद के नाम पर घेरता है, खासतौर पर कांग्रेस पर। यदि हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी आपने कहा बीजेपी का आरोप है, तो विजेंद्र भी तो परिवार से ही आ रहे हैं। बिल्कुल, मैं वो उसी बात पर आना चाहूँगा, क्योंकि सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, जैसे परिवारवाद का जो आज ये मुद्दा उठाया है, इसमें कोई दो राय नहीं कि तमाम जो पार्टियां हैं वो किसी दूसरे के बारे में ना सोचकर अपने परिवार से ही यहाँ पर कोई ना कोई निकालना चाहते हैं ताकि उनका कैरियर आगे बढ़े। और दूसरा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें तो आज दीपेंद्र सिंह हुड्डा उनकी विरासत संभाले हुए हैं। उनका एक बच्चा 5 साल का है। मुझे लगता है कि उनकी टिकट अभी से पक्की हो गई है। जब वो इस उम्र में आ जाएंगे, इस दौर में आएंगे, तो जो है उनका चुनाव पक्का रहेगा। तो इसी तरह कितनी भी पार्टियां देखें, और मुझे लगता है जो भी ये पार्टियां है, लोगों का माइंड दिनेश, एक मिनट, आपने बात करी उनके पोते के बारे में, लेकिन खुद ये सोनीपत में अपनी पत्नी, अपनी माँ का नाम ले रहे हैं कि वो सोनीपत से, इसलिए सोनीपत से मेरा पुराना लगाव है, पुराना संबंध है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए, अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा सोनीपत से चुनाव नहीं लड़ते तो करनाल या कहीं और से लड़ते तो वहां भी कोई ना कोई रिश्तेदारी वो निकाल सकते थे, कोई रिश्तेदारी वहां निकाल लेते थे। ये पॉलिटिकल लोग हैं, इनके पास अथाह बातें हैं, इनके पास अथाह तरीके हैं। कोई भी जब चाह होती है तो उनका जो है भेदी बाण भी इनके पास होता है, तो इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है लोगों का माइंड वो इस तरह से किया जाता है, लोगों को ये दिखाया जाता है कि इस परिवार के अलावा कोई उद्धार नहीं कर सकता। और दूसरी बात, जब भी कोई दूसरा व्यक्ति पनपता है या कोई दूसरी पार्टी पनपती है तो उसे जो है बिल्कुल खोने की कोशिश यहाँ पर की जाती है, क्योंकि मुझे लगता है कि आज नहीं तो कल ये बात करेंगे। आप हमसे लगे जुड़े रहिए। प्रदीप जी, अब हम एक नया ट्रेंड देख रहे हैं कि माँ आ रही है बेटियों के साथ, वो चुनाव प्रचार कर रही है, इसके बारे में नहीं रही हैं, माँ विधायक भी हैं और पत्नियां भी विधायक हैं। और ये कोई जब परिवार में, तो कोई जो स्पेस है उसको कोई छोड़ना नहीं चाहता। अगर मेल घर नहीं है तो वो फीमेल को उसमें क्या कहते हैं कि डालता है। आप चौधरी चरण सिंह को भी ले लीजिए, गायत्री देवी उनकी जो पत्नी थी, वो भी सोनीपत जिसका आप जिक्र कर रहे थे। और देखिए कि अगर ऋषि पांडे अगर जुड़ गए हो तो वो बहुत दिलचस्प बात शायद बता रहे थे, तो उनसे एक बार आप पूछ लें। ऋषि, आप जुड़े हुए हैं? क्या हो रहा है ऋषि? आपको हमारी आवाज आ रही है? बिल्कुल। हाँ, तो ऋषि, आप उसी बात को बताइए कि वहाँ पर परिवार और का क्या नजारा है, लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में? हाँ, तो मैं यही कह रहा था कि सोनीपत में जो आजकल सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है, परिवार का वो जींद की तरह यहाँ ऋषि, आपकी आवाज हमारे पास पहुंच नहीं रही है। अमित जी, जाते जाते बताइए कि इसमें अगर जहां भी देखें सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, तो ये जनरेशन पॉलिटिक्स यहाँ पर चल रहा है, चाहे पार्टी कोई भी हो, तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या बाहर के लोगों को ये मौका नहीं देंगे ये नेता? एक्चुअली क्या कि जैसे अब इनेलो पार्टी थी, वो उनकी जैसे देवीलाल आए, फिर चौटाला आए, और उसके बाद अभय और अजय बने। अब उनके दुष्यंत और दिग्विजय ने अब अलग पार्टी जेजेपी, तो ये बन ही कई पार्टी प्राइवेट लिमिटेड बन गई हैं। थैंक यू। प्रदीप जी, आखिरी में आप कुछ कहना चाहेंगे बहुत संक्षिप्त में? देखिए कि परिवार भारतीय राजनीति में एक सच्चाई भी है और आप इससे नकार नहीं सकते, क्योंकि हम लोग चिंतित होते हैं, हम टिप्पणियां भी करते हैं, लेकिन हमसे कहा जाए तो कि आप राजनीति में जाना पसंद करेंगे तो शायद इस देश का अगर सर्वे किया जाए तो शायद इस देश में पढ़ा लिखा जो तबका होगा उसमें
5% आदमी इस राजनीति में आने से मना कर देंगे। तो जो स्पेस जहाँ से भर रहा है वो भरता रहेगा जब तक इस तरह के हस्तक्षेप नहीं होंगे। IITians क्या कहते हैं कि IIMs के लोग और दूसरे क्षेत्रों के लोग अपना एक हस्तक्षेप नहीं करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी आपका। और आपसे यही कहूंगा कि अब हमारा प्रोग्राम देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, चाहे आपके पास न्यूज अपडेट पहुंचता रहे। थैंक यू। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं। हरियाणा से जुड़ी हर खबर जानने और परखने के लिए डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। सच के अलावा कुछ भी नहीं।